1947 को जो हमें आज़ादी का झुंझुना पकड़ाया जाता है, हमारे देश को आज़ादी का बिल नहीं बल्कि ट्रांसफर ऑफ द पावर, सत्ता का हस्तांतरण हुआ था। इसलिए भारत मुक्ति मोर्चा यानी भारत को मुक्त करने का मोर्चा किन से मुक्त करना है? जो लोग इस भारत के कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, मीडिया, न्यायपालिका, लोकतंत्र का चार स्तंभ होता है, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, मीडिया और न्यायपालिका, इन पे जिन लोगों का नियंत्रित कब्जा है उनसे हमें इस भारत को मुक्त कराना है। तो भारत मुक्ति मोर्चा नाम का संगठन। लेकिन भारत मुक्ति मोर्चा जो संगठन था उसमें क्या देखा गया? अब बताइए, अगर मुझे किसी प्रिंसिपल ने पढ़ाया, मैं किसी विद्यालय में पढ़ाई की, पढ़ाई करने के बाद मैं इस समाज में, जैसे आप लोग बैठ के मीटिंग कर रहे हैं, मैं ऐसी मीटिंगों में आई, मुझे समाज और अधिकार के बारे में जानकारी मिली, संविधान के बारे में समझदारी मिली, इतिहास के बारे में जानकारी मिली, मैं जाके अपने प्रिंसिपल को बताऊं कि सर जो आपने मुझे पढ़ाया उसमें ये चीज़ ऐड कर दो, तो मेरा प्रिंसिपल मेरी बात सुनेगा? किसी डॉक्टर को मैं बताऊं इंजेक्शन ऐसे नहीं ऐसे लगो, मेरी बात सुनेगा? नहीं ना। लेकिन डॉक्टर को डॉक्टर बताएगा तो बात सुनेगा? अगर किसी महिला को कोई पुरुष वर्ग आके बताए तो मानसिकता इतनी खराब है, क्या महिलाएं उसके पास बैठ के सुनना पसंद करेंगी? नहीं। लेकिन महिला को बताएगी तो बात सुनेगी? विद्यार्थी को बताएगा तो बात सुनेगा? यानी जो जिस लेवल का है उसे उसी आधार पे लोगों को समझाने के लिए हमें तैयार करना पड़ेगा। तो हमसे भारत मुक्ति मोर्चा के द्वारा 100 ऑफशोर विंग का निर्माण किया गया और 100 जो ऑफशोर विंग है उनका एक काम है क्या? फूले साहू अम्बेडकर के मिशन का प्रचार प्रसार करना और भारत में रहने वाली 6743 जातियां, कन्वर्टेड मुस्लिम, बुद्ध, सिख, ईसाई को इस देश की कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, मीडिया, न्यायपालिका पे उनका रिप्रेजेंटेशन देना, यानी भारत को आजाद कराना, आजादी का फल देना। अब आपके मन में सवाल ये खड़ा हो रहा होगा, अगर 100 संगठन है तो काम एक कैसे हो सकता है ना सवाल? अगर संगठन हमसे भारत मुक्ति मोर्चा के द्वारा 100 संगठन है, कर्मचारियों के हैं, महिलाओं के हैं, विद्यार्थी के हैं, युवा के हैं, बेरोजगार के हैं, डॉक्टर के हैं, वकील के हैं, प्रोफेसर के हैं, रिक्शा चालकों के हैं, फिल्म बनाने वालों के हैं, गायकों के हैं, तो इनका एक काम कैसे हो सकता है? उदाहरण देके बताते हैं। आम का पेड़, अभी आम का सीजन है ना, आम का पेड़ होता है, उसकी बहुत सारी शाखाएं होती हैं। क्या जब आम के फल देने की बारी आती है, किसी में अमरूद का, किसी में अंगूर का, किसी में केले का होता है? नहीं ना। सारी डाली में आम का फल आता है। वैसे हमसे भारत मुक्ति मोर्चा के 100 ऑफशोर विंग है, उनका एक काम है आज़ादी का फल देना और जो लोग गुलाम है उन्हें गुलामी का एहसास कराना। तो साथियों, जो संगठन क्यों बनाना जरूरी है? संगठन इसलिए बनाना जरूरी है, अगर हम उठा करके इस देश का इतिहास देखें, तो सबसे पहले इस भारत को अगर कोई जानता है, किसे हम बुद्धा के नाम से जानते हैं ना, पूरी दुनिया में भारत को बुद्धा के नाम से जानते हैं। आज की ये स्थिति हो गई है, पूरे भारत को पूरी दुनिया में बेरोजगार के नाम से जानते हैं। जिस देश को बुद्धा के नाम से जानते थे, जो समस्या गुलाम भारत में नहीं थी, वो समस्या भारत में निर्माण हो गई। गुलाम भारत में महिलाओं का रेप बलात्कार नहीं होता था, आज निर्माण हो गया। गुलाम भारत में नक्सलवाद नहीं था, आज हो गया। गुलाम भारत में हिंदू मुस्लिम नहीं था, आज हो गया। गुलाम भारत में हमारी महिलाओं के लिए मनुस्मृति नाम के कानून के आधार पर उन्हें जो है उनके साथ अन्य अत्याचार होता था। आज कोई कानून नहीं है, भारत के संविधान के होने के बावजूद भी हमारी महिलाओं के साथ अन्य अत्याचार होते हैं। कहने का मतलब ये है, जो समस्या गुलाम भारत में नहीं थी, वो समस्या भारत में निर्माण हो गई। साथियों, आपको ये बात जानना और समझना बहुत गंभीरता से होगा। जो कौम अपना इतिहास नहीं जानती, अपने भविष्य का निर्माण नहीं कर सकते। और कौम ने इतिहास से सबक नहीं लिखा तो इतिहास सबक सिखा देती है। आज इस देश में, हम जिस देश में जी रहे हैं, हम अगर आज़ाद की बात करते हैं तो साथियों, हम आज़ाद अगर हैं तो आज़ादी का पैमाना आपको बताते हैं। स्वामी रामा पेरियार साहब कहते हैं, आज़ादी का मतलब आपकी जवान बेटी रात में 12 बजे 2 किलोमीटर पैदल जाए और सुरक्षित वापस घर लौट के कहते हैं आज़ादी आज है क्या? नहीं। आज हमारे बच्चों को, जिन बच्चों को आपने पैदा किया है, आपकी क्या उम्मीद है? हमारा बच्चा बड़ा डॉक्टर बनेगा, वकील बनेगा, प्रोफेसर बनेगा, डीएम कलेक्टर बनेगा, लेकिन आज बन रहा है क्या? हमारे पुरखा ने भी हमें पैदा किया, जिनके गले में हाडी थी, कमर में झाड़ू थी ना, हमारे गले में टाई और कमर में बेल्ट आई। हमारी महिलाओं की कमर के ऊपर कपड़ा नहीं था, आज हमारे कमर के ऊपर कपड़े आए। हमें पानी पीने का अधिकार नहीं था, हमें कॉफी ना बिस्लरी का पानी पीते हैं। हमारे समाज के लोगों को खाने का अधिकार नहीं था, भोजन का अधिकार नहीं था, आज हम दाल चावल सब्जी रोटी फल मिठाई खाते हैं। लेकिन क्या हम लोगों ने, जिन लोगों ने 1845 से 1956 108 साल का संघर्ष किया और हमें मान सम्मान, स्वाभिमान, शिक्षा, संपत्ति, पेंशन, वोट का अधिकार दिया, क्या हमने बचाने के लिए कोई संघर्ष किया? नहीं किया। उसका रीजन ये रहा क्योंकि हमें हमारा इतिहास नहीं पता। अगर हमें हमारा इतिहास पता होता तो हम आने वाली पीढ़ियों की आज़ादी का आंदोलन चलाते। लेकिन साथियों, माओ त्से तुंग कहता है, यू कैन मेक फुल समबडी फॉर सम टाइम।
यू कैन मेक फुल समबडी फॉर सम टाइम का मतलब है आप कुछ लोगों को कुछ समय के लिए मूर्ख बना सकते हैं। फिर कहता है यू कैन मेक फुल एवरीबडी फॉर सम टाइम, आप सभी लोग को कुछ समय के लिए मूर्ख बना सकते हैं। फिर कहता है बट लेकिन यू कैन नॉट मेक फुल एवरीबडी फॉर एवरी टाइम, आप सभी लोग को हमेशा हमेशा के लिए मूर्ख नहीं बना सकते। तो अभी जो संगठन इस देश में चल रहा है, जो समाज में आकर के आपके इतिहास को बता के जागृति का काम कर रहा है, वो मूर्ख बनने का कार्यक्रम नहीं है। 74 साल से आप लोगों ने मूर्ख बनाने का प्रोग्राम जो बीजेपी कांग्रेस के लोगों ने चलाया, हमें क्या करना होगा, हमें जागृति का सिद्धांत अपनाना होगा। अब जागृति के सिद्धांत में हमारे लोग को लगता है हमने बहुत पढ़ाई की है तो हम जागृत हो गए। लोग क्या लगता है हमने बहुत पढ़ाई की तो हम जागृत हो गए। अच्छा बताइए, हमारी माँ लोग अनपढ़ है तो क्या जागृत नहीं, उनके अंदर समझदारी उनके अंदर नहीं है ना। बहुत पढ़ा लिखा होने का मतलब क्या है, आपके पास डिग्री है, उससे आपने नौकरी की, बीवी बच्चे आए, बच्चों की शादी की, बुढ़ापा आया, दुनिया छोड़ के चले गए, यहाँ तक आपकी डिग्री समझ में आती है। अगर आपको अपनी पढ़ाई का समाजीकरण करना है